तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, इसके क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 बैंक को लिया है। पहला जो है वो कोटक बैंक है, दूसरा जो है वो एचडीएफसी बैंक है और तीसरा जो है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यानी कि एक्सिस बैंक आप इसको कह सकते हो। ये तीनों जो है मेरा खुद का पर्सनल क्रेडिट कार्ड है जिसको मैंने काफ़ी महीने से यूज़ किया है और इसको मैं एनालाइज़ करके आपको इस वीडियो में डिटेल कंक्लूजन बताऊँगा कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है उसकी क्या-क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किस केस में करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो इस महीने का टोटल अमाउंट यानी कि पिछले महीने का जो मेरा स्पेंडिंग था वो टोटल 39,975 रुपये था। इसमें से मैंने कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड, जैसा कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मेरे पास कोटक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है। तो उसमें मुझे मुझे जो है वो 40 के का लिमिट मिला हुआ था। तो उस 40 के में से मैंने 39 के जो है यानी कि 39,000 अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और 39,000 पे मुझे जो है वो पेटीएम ने 975 रुपये का जो है वो चार्ज किया था। तो टोटल जो मेरा क्रेडिट कार्ड से अमाउंट खर्च हुआ था यानी कि स्पेंड हुआ था वो 39,975 रुपये खर्च हुआ था। तो टोटल 39,975 रुपये खर्च हुआ था और इसमें जो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 1998 रुपये 75 पैसे दिखा रहा है कि आप अगर मान लो कि पिछले महीने शॉपिंग किए थे इतने रुपीज़ का और इस महीने आपको इतने रुपीज़ जो है वो पे करने हैं, अगर आपने ईएमआई में इसको कन्वर्ट नहीं किया है तो। पर अगर मान लो कि किसी वजह से आपके पास इतने रुपीज़ नहीं हैं, तो आप इतने रुपीज़ भी पे कर सकते हो यानी कि 1998 रुपये 75 पैसे भी पे कर सकते हो और बाकी का अमाउंट जो है वो आप अगले महीने पे कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपके सिबिल स्कोर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपको बैंक से भी कॉल नहीं आएगा कि आपके जो पेमेंट है वो जो मिस हो गया है आप उसको जल्दी से जल्दी करें, अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो तो। तो ये मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो टोटल अमाउंट का 5% होता है। जैसा कि मेरा टोटल जो पिछले महीने का स्पेंड है वो 39,975 है, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूँगा, ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, तो ये टोटल जो है आपको 1998 रुपये 75 पैसे आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना और वही यहाँ पे करने के लिए बताया जा रहा है। सेम टू सेम अगर मैं देख लूँ ये एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी बैंक से मैंने जो है वो पिछले महीने 19,500 रुपये जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और इस पे जो है पेटीएम ने मुझे चार्ज किया था 468 रुपये, जो कि अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 2.4% होता है। यानी कि ट्रांसफ़र करने का जो पेटीएम मेरे से चार्ज किया था वो 2.4% किया था। तो टोटल जो अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड से कट हुए थे वो 19,968 रुपये कट हुए थे। तो इसको अगर मैं 5% निकालूँगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा 19 यानी कि 998 रुपये 40 पैसे आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसने राउंड फिगर में जो है एचडीएफसी ने 1,000 रुपये दे दिए हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट, 1998 का राउंड फिगर यानी कि 1,000 रुपये इसने पेमेंट करने के लिए बोला है। तो अगर इस महीने मेरे पास 19,998 रुपीज़ नहीं है तो मैं 1,000 रुपये भी पे कर सकता हूँ। बाकी के अमाउंट जो है अगले महीने पे करूँगा तो इस पे जो है मेरे सिबिल स्कोर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ड्यू अमाउंट ख़त्म हो जाने के बाद भी जो है वो बैंक आपको बार-बार फ़ोन करके जो है वो परेशान नहीं करेंगे अगर मैंने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया है तो। और मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको जो टोटल अमाउंट है वो 9 फरवरी से पहले ही पे करना है। यानी कि आप 9 फरवरी से पहले 7 फरवरी को, 8 फरवरी को, 6 फरवरी को कर सकते हैं। 9 फरवरी को नहीं करें क्योंकि ये सुबह-सुबह ही बैंक जो है आपको फ़ाइन लगा देता है, जिससे बैंक
9 बजे ओपन होता है, उसी टाइम अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो फाइन लगा देता है। इसलिए कोशिश करें कि 1 दिन पहले ही पेमेंट कर दें। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ भी जो डेट है वो दे दिया गया है कि 5 मार्च से पहले जो है आपको ये टोटल पेमेंट करना है, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे कर सकते हैं। तो ये दोनों केस तब था जब मैंने जो टोटल अमाउंट पिछले महीने खर्च किया था उसमें उसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया था, और ना ही मेरे ऊपर कोई भी जो है बैंक की तरफ से फाइन लगाया गया था और ना ही कोई जीएसटी लगाया गया था। तभी मेरे जो टोटल अमाउंट है उसके 5% का ही मुझे जो है ये जो है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना है। पर अगर आपने किसी अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया या आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे कि कोई लेट फाइन लगा हुआ है, या आप कह सकते हो कि ओवर लिमिट फाइन लगा हुआ है, या कोई जीएसटी लगा हुआ है, तो उसमें जो है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो 5% रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे, मैं इस एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल अमाउंट जो है वो 4028 रुपये 3 पैसे है। यहाँ पे मैं 4028 रुपये 3 पैसे ले लेता हूँ, और इसको मैं मिनिमम ड्यू अमाउंट निकालूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा, जैसे कि मैंने इस दोनों केस में किया हुआ है। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आएगा 201.4 रुपये आएंगे, यानी कि 40 पैसे आएंगे। तो 201.40 पैसे यहाँ पे मिनिमम ड्यू अमाउंट होना चाहिए था, और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 2542 रुपये है, जो कि 200 रुपये से तो बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ? तो जैसे कि मैंने जो पिछले महीने इसमें शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में, तो मैंने 14,000 का शॉपिंग किया था, तो उसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया था। तो उस पर मेरे जो है वो कुछ कन्वीनियंस फीस लगे थे, कन्वीनियंस फीस पे जीएसटी लगे थे। इसके बाद मैंने एक और जो है वो 6K जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, और उसको भी मैंने ईएमआई में कन्वर्ट किया था। तो उस पे भी जो है मुझे कन्वीनियंस फीस लगे थे, और कन्वीनियंस फीस पे जो है मुझे जीएसटी भी लगा हुआ था। तो जितने सारे कन्वीनियंस फीस होते हैं, जितने सारे जीएसटी होते हैं, जितने सारे फाइन होते हैं, वो सारा एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं, और इसके बाद आपका जो मेन अमाउंट होता है जिसका आपको जो है आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया था, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल 5% निकालेंगे, प्लस उसमें सारा फाइन ऐड करेंगे, उसमें सारा कन्वीनियंस फीस ऐड करेंगे, उसमें सारा जीएसटी ऐड करेंगे, और सारा ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वही आपका जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया है तो टोटल अमाउंट का 5% होता है, और अगर आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया है तो वो टोटल अमाउंट का 5% नहीं होता है। वो सारा फाइन ऐड करने के बाद, कन्वीनियंस फीस ऐड करने के बाद, जीएसटी ऐड करने के बाद तब जो है आपका ये मिनिमम ड्यू अमाउंट बन के आता है। जैसे कि अगर मैं इसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया होता और कोई फाइन नहीं लगा होता तो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो 201 रुपये होता, लेकिन सारा फाइन सब ऐड करने के बाद जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो 2542 रुपये बना है। इसमें जो है इसका पेमेंट करने का भी डेट आपको दिया गया है, तो आप इससे 1 दिन पहले ही मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दें। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आपके ऊपर कितने सारे फाइन लगते हैं, और आपके जो अकाउंट है उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये तीनों बैंक है, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी और कोटक। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो 1998 है, और यहाँ पे जो है 1000 है। तो ये एक राउंड फिगर बन रहा है, यानी कि 1000 का। तो मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। बाकी जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम ही होता है, और ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो 3 बैंक का ही लिए हैं। जितने भी बैंक है इंडिया में मोस्टली सारे बैंक पे ये जो रूल है वो सेम ही फॉलो होते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट है 1000 रुपये, तो मैं यहाँ पे इस महीने पूरे अमाउंट नहीं पे करके 1000 रुपये जो है वो पे कर देता हूँ। ये मार्च यानी कि फरवरी के महीने में, ये मैंने फरवरी के महीने में क्या किया, 1000 रुपये पे कर दिया।
8 तारीख को, यानी कि 8 फरवरी को मैंने पे कर दिया, लास्ट डेट से एक दिन पहले। और ये जो टोटल अमाउंट है 19,968 रुपये, तो मैं इसको 20,000 रुपये ले लेता हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो है वो 32 रुपीज़ ही है, तो मैं 20,000 रुपये लेके कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये पे कर दिए, तो मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक के पास टोटल रह गया, वो कितने रह गया, 19,000 रुपये रह गया। यानी कि अगले महीने जो है मुझे बैंक को 19,000 रुपये पे करना है, और ये पे करना है 8 मार्च को, क्योंकि एक महीने बाद ठीक आपको पेमेंट करनी होती है बिल जनरेट होने के बाद। तो मान लो कि एक महीने बाद यानी कि 8 मार्च को जो है वो मुझे 19,000 रुपये पे करना है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जैसे आपने 8 फरवरी को पे कर दिया मिनिमम ड्यू अमाउंट, और उसके बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रह गया, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपके जो है वो 3% का चार्ज उसी दिन से, यानी कि 8 फरवरी से ही बैंक जो है वो लगाना स्टार्ट कर देता है। ये 3%, किसी किसी केस में जो है वो 2.5% भी होता है, पर ऑन एवरेज जो है किसी किसी में 3.5 भी होता है, पर ऑन एवरेज जो है वो 3% ही रहता है। तो आप 3% को यहाँ पे ध्यान में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो कि आपका जो है वो 19,000 रुपये था, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बच गया था मिनिमम ड्यू अमाउंट देने के बाद। तो इस 19,000 रुपये पे जो है आप 3% अगर आप निकालेंगे एक महीने के हिसाब से, तो ये आपका आ जाएगा 190 रुपये, और इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टोटल आएगा 570 रुपये आ जाएंगे। यानी कि एक महीने में आपसे जो बैंक है वो 570 रुपये चार्ज करेंगे, और इस 570 रुपये पे जो है आपको बैंक 18% का जीएसटी भी लेगा। तो आप ये भी ध्यान रखें। तो अगर आप 18% का जीएसटी निकालते हैं तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 57 इंटू 18 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये इक्वल आएगा 102 रुपये 60 पैसे आएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 102 रुपये 60 पैसे। तो ये जो है आपका जीएसटी लग गया, और ये जो 570 रुपये है वो टोटल फाइन लग गया। तो टोटल जो है आपको चार्ज किए जाएंगे अगले महीने वो हो जाएगा 570 रुपये प्लस 102 रुपये 60 पैसे। तो ये टोटल हो जाएगा 672 रुपये 60 पैसे। आपकी जो टोटल है अगले महीने फाइन हो जाएंगे। तो आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट था वो 1,000 रुपये था, तो आपने 1,000 रुपये पे कर दिए, और आपका जो है फाइन लग गया है 672 रुपये 60 पैसे। तो अगले महीने आपको जो पेमेंट करना है वो 19,672 रुपये करना है। इससे पहले आपको 19,968 रुपये करना था। तो आपका जो है वो 19,000 रुपये जो मिनिमम अमाउंट था, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 19,000 रुपये नहीं रह के ये हो जाएगा 672 रुपये, यानी कि 19,672 रुपये। तो आपने 1,000 रुपये तो दिए हैं, वो 1,000 रुपये आपके कम नहीं होंगे। ये मिनिमम अमाउंट जो है वो एक तरीके से फाइन में चले जाता है। आपका जितना प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही रह जाता है। मिनिमम अमाउंट का और कोई काम नहीं होता है, आपका एक तरीके से वो फाइन में ही जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट देते हैं तो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से कम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लोगों का डाउट होता है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता। वो सारा फाइन वाइन मिला के आपके जो है वो फाइन में ही मिनिमम ड्यू अमाउंट चला जाता है। बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि 19,968 था, वो 19,968 ही रहेगा, इतना जो है वो उतना ही रहेगा। इससे हो सकता है कि थोड़ा सा 100 रुपये या 50 रुपये कम हो जाए, लेकिन उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप 2 बार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आपका जो मिनिमम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 19,968 था, ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। आप इसका जो है ये 19,976 है, ये तो पहले महीने का था, और दूसरे महीने का फिर से आप इसका जो है 3% निकालना, और 3% निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से 18% निकालना, और दोनों को ऐड करना आप। और दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये 19,976 1972 रुपये है। तो उसको आप टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका पक्का 20,000 रुपये से ज़्यादा चले जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देखना। जबकि आपका मिनिमम अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल टोटल अमाउंट जो है वो 19,968 ही था। लेकिन अगर आप 2 बार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आपका मिनिमम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20,000 से भी ज़्यादा चला जाता है। और अगर आप ऐसा मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर 1 साल तक लगातार करते हैं तो आपका जो ये 20,000 है
वो 40,000 यानी कि 40,000 या इससे भी ज़्यादा चले जाएगा। इतने ज़्यादा फ़ाइन ऐड करते हैं ये मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से आप हमेशा ही बचें, क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, भर-भर के चार्ज किए जाते हैं। फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब होने से बच जाता है। बैंक आपके सिबिल स्कोर को रिपोर्ट नहीं करता है कि आपने जो है वो पेमेंट को डिफ़ॉल्ट किया है। पर अगर आप बार-बार मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो पे करते हैं तो सबसे पहला जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट महीने दर महीने रैपिडली बढ़ता है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। आपका 19,000 यानी कि मान लो कि 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि 20,000 रुपये आपने किसी महीने में खर्च किए थे और आप उसको बार-बार 6 महीने के लिए या साल भर के लिए आप इसको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं, तो आपका 20,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 40,000 तक चला जाएगा और आप जो भी मिनिमम अमाउंट पे करते हैं वो सारा मिनिमम ड्यू अमाउंट आपके जो है वो इंटरेस्ट और फाइन में ही चले जाएंगे और जीएसटी जो लगाते हैं उसी में चले जाएंगे। आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बार-बार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो इससे बैंक को जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बैंक ये सोचता है कि ये जो बंदा है जिसको मैंने 20,000 का लिमिट दिया हुआ है, ये 20,000 खर्च करने के बाद भी इसके टोटल पेमेंट एक साथ नहीं कर पा रहा है, ये बार-बार जो है वो मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करता है। इसका मतलब इसके पास जो है वो बैलेंस नहीं होता है पे करने के लिए, इसीलिए ये मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करता है। तो इसके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आपने 20,000 से इसको हमने 40,000 कर दिया तो ये पक्का है कि इसको पेमेंट को डिफ़ॉल्ट करेगा और बैंक का इससे लॉस होगा लंबे समय में। हालाँकि बैंक को तो फ़ायदा ही होता है फ़ाइन-वाइन लेके, लेकिन बार-बार डिफ़ॉल्ट करने पे बैंक को जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो इसीलिए आपकी जो लिमिट है वो आपको इंक्रीज़ नहीं किए जाएँगे अगर आप बार-बार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि प्राइवेट बैंक होता है स्पेशली एचडीएफसी में, इस वाले बैंक में या फिर कोटक बैंक में, ये 2 बैंक जो होता है आपको जो है क्रेडिट कार्ड पे जो लोन है वो बहुत जल्दी ऑफ़र कर देते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे अच्छे खासे लोन देखने को मिलते हैं। पर अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं बार-बार, तो आपको जो ये लोन का ऑफ़र है ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड का ही बिल नहीं पे कर पा रहे हो तो लोन का अमाउंट कहाँ से पे करोगे? तो ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये 3 जो डिसएडवांटेज है मेरे को सबसे ज़्यादा मेजर लगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और इसके एडवांटेज जो है वो बस एक एडवांटेज है कि अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी नहीं होता है। ध्यान रखिए ये कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी नहीं करता है। और अगर इंक्रीज करेगा भी तो रेयर 1 पॉइंट 2 पॉइंट से करेगा, ज़्यादा चांस है कि आपका जो सिबिल स्कोर है उसको इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये थे कुछ 3 मेन एडवांटेज और इसके एक सबसे बड़ी ये थे मेन 3 डिसएडवांटेज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बावजूद भी छोटे-मोटे 2-4 डिसएडवांटेज और है, तो मैं इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि क्रेडिट कार्ड पे आपको जो है वो कम से कम आपको ऑफ़र देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है आप अगर कोई ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको जो है हाई इंटरेस्ट चार्ज लगाए जाते हैं, कन्वीनियंस फ़ीस भी हाई किए जाते हैं। तो ये सब काफ़ी छोटे-मोटे डिसएडवांटेज है, वो भी आपको देखने को मिलता है और एडवांटेज सिर्फ़ एक ही है कि आपके सिबिल स्कोर जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो क्या होता है, उसकी पेमेंट अगर हम करते हैं तो इससे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी वेट किया, क्योंकि मैं अपने सारे बैंक का जो है वो मिनिमम जो मेरा ड्यू अमाउंट है उसको एनालाइज़ करना चाह रहा था, इसमें इसीलिए मेरे को थोड़ा-सा टाइम लग गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।